अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 के चैप्टर नंबर 7 के हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर प्रॉब्लम्स। ओके, चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा फ्रिक्शनल फ्लो से रिलेटेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फ्रिक्शनल सॉरी चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा हीट एडिशन से रिलेटेड है। तो हीट एडिशन में हमारे पास किन चीज़ों में इक्वेशन में चेंजिंग आती है। हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती, कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं आती। चेंजिंग आती है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन के अंदर, क्योंकि H02 और H01 हमारे पास चेंज आ जाता है और हमारे पास इनलेट पर भी एक मतलब क्यू इन भी आ रहा होता है हमारे पास। पी इज इक्वल टू रॉ टी, ये स्टेट की इक्वेशन है, ये तो फिक्स ही रहती है। तो ये सवाल हम देखते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। एयर्स फ्लो विथ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन विथ अ डक्ट थ्रू अ डक्ट with a constant area cross sectional area of 0.025 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें एरिया इसने बता दिया है। सेक्शन 1 जो है यानी ये सेक्शन 2 ये प्रेशर एंड टेम्परेचर वेलोसिटी इसने बता दिया, यहाँ पर ये मैंने नोट कर लिया। सेक्शन 2 पर प्रेशर जो है वो हमारा 75 किलो पास्कल है और एयर इज हिटेड बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। अब हमें प्रॉपर्टीज मालूम करनी है। सेक्शन 2 पर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर मालूम करना है और एंट्रोपी चेंज मालूम करना है। काफ़ी बेसिक सा सवाल है और इजी है, तो देखते हैं इसको। ये हमारा सवाल आ गया। हमने अपने गिवन डेटा की मदद से मार्क 1 निकाला एट पॉइंट 1, मार्क नंबर 1। और टेबल सी पे हम गए, P1 अपॉन पी नॉट देखा, T1 अपॉन टी नॉट देखा, P01 और T01 निकाल लिया। बेसिकली T01 हमारा जो है वो क्यू के अंदर काम आने वाला था, इसलिए हमने पहले ही वो निकाल लिया है। फिर फ्रॉम टेबल जी पे की मदद से गए, क्योंकि हम इसके अंदर रेलवे लाइन वाला टेबल यूज करेंगे। टेबल जी पे गए, P1 अपॉन पी स्टैरिक देखा, फिर T अपॉन टी स्टैरिक से टी स्टैरिक निकाला। बेसिकली पी स्टैरिक और टी स्टैरिक ऐसी क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होती, सही, जो चेंज ऐसे नहीं होती, क्योंकि ये जो है ना क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, ये चेंज तो होंगी नहीं चाहे हीट आए या जाए। चोकिंग की कंडीशन तो कभी चेंज नहीं होगी, मार्क 1 पे ही चो होगा ना वही चीज़। तो T01 और T01 चेंज हो सकता है, मगर टी स्टैरिक और टी स्टैरिक चेंज नहीं हो सकता। इसलिए हम इनकी मदद से हम P2 यानी पॉइंट 2 की कंडीशन मालूम करेंगे। अब हाँ, पी स्टैरिक आ गया, टेबल जी के अंदर P1 अपॉन पी स्टैरिक है, तो इसका मतलब हम P2 अपॉन पी स्टैरिक भी निकाल सकते हैं। P2 हमारे पास ये रहा, P2 अपॉन पी स्टैरिक करके हमने जाएंगे टेबल के ऊपर और मार्क 2 देखेंगे। तो साथ साथ मुझे डेल्टा एस भी निकालना है, तो मैंने एस स्टैरिक माइनस S1 अपॉन आर भी निकाल दिया, ये भी टेबल के अंदर ही गिवन है। मैंने बताया P2 पी स्टैरिक देखा, मार्क नंबर देखा, फिर T2 निकाल लिया वहाँ से और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रखी। दोनों वैल्यूज़ को हमने एंट्रोपी वाली को सब्ट्रैक्ट कराया आपस में, पहली वाली को माइनस कराया क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। S2 माइनस S1 चाहिए होता है हमें, तो चेंज एंट्रोपी हमारे पास VIP आ गई, सही। Now from table C we are going to see T2 upon T02, because for we have also have to find the Q uh, heat transfer rate. For that we have to find T02, sorry। तो T02 हमारे पास टेबल सी से आ गया, क्योंकि T2 हमारे पास पहले मालूम कर चुके थे। तो हीट ट्रांसफ़र रेट हमारे पास ये आ गया 936 किलो जूल पर kg की सेकंड नहीं आएगा भाई, सही है। अब हमें मास फ्लो रेट मालूम कर सकते थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे मास फ्लो रेट रख दिया है रॉ ए वी से। रॉ जो है हमारे पास पी अपॉन आर टी के बराबर होती है, तो हमारे यहाँ पास एम डॉट निकल गया 3.73 kg पर सेकेंड। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया और हमारे पास Q आ गया। हमारे पास ये ख़त्म हो गया। और कहाँ है, अच्छा, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं। If condition upstream control volume are fixed and the condition are to be found down to section 2, then for particle value of V2, rho 2 may be calculated for the continuity equation and P2 ये is was introduced in chapter 5 almost of this।
P02 may be found from equation of state. S2 may be obtained from the equation. ये वही बताते हैं, थोड़ा सा इसको इन्होंने डिस्कस किया है इस सवाल को। अच्छा, जब हम मास फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारी रेडियल लाइन जो है वो इस तरह शिफ्ट होती है, बेसिकली ये टेढ़ी आगे जाएगी। ठीक है, रेडियल लाइन की वजह से ये चीज़ें बेकार हैं यार। ये हमारा टेबल बड़ा अच्छा है और काम का है और आना भी चाहिए। कि सबसोनिक फ्लो होगा और हीटिंग का केस होगा तो मार्क नंबर इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। दो कंडीशन है टेम्परेचर की। 0.83 बनता है 1/√K। तो अगर उससे मार्क नंबर कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वरना डिक्रीज करेगा टेम्परेचर। डेंसिटी डिक्रीज करेगी कि डेंसिटी और मार्क नंबर आपस में गहरा रिश्ता है, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी भी। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। फिर ये एक समरी है इस चैप्टर की। ठीक है, इसको ज़रा डिटेल में ज़रा अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये एक सवाल है, इस सवाल को अंदर मसला बेसिकली ये आ रहा है कि इसके अंदर हमने फ्यूल ऐड कर दिया है। जैसे ही हमने फ्यूल ऐड किया है तो अब हम इसको टेबल से मालूम नहीं कर सकते, तो इसका सोल्यूशन अभी बाकी है। थर्मल चोकिंग देख लेते हैं कि इन फेनोलाइन हम बोलते थे कि वन सफिशिएंट डक्ट वाज एडेड और द रिसीवर प्रेशर वाज लोअर्ड फार इनफ वी रीच द मार्क ऑफ यूनिटी। फर्दर रिडक्शन ऑफ द रिसीवर प्रेशर कुड नॉट इफेक्ट कंडीशन इन द फ्लो सिस्टम। मतलब अगर हम और प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब फ्लो बस चोक होता था फेनोलाइन के अंदर। The addition of any more duct cause the flow to move along a new funnel line at a reduced flow rate. अगर हम और लंबी कर देते लाइन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क वन ही रहता था। मतलब चटसिस के अंदर फ्रिक्शन की वजह से ऐसा नहीं होता कि सबसोनिक सुपरसोनिक में चले जाए और सुपरसोनिक सबसोनिक में चले जाए, ऐसा नहीं होता था। Subsonic radial flow is quite similar. सही है? It shows a given duct fed by a large tank and converging nozzle. Once sufficient heat was added m is equal to 1 at the end of the duct. सबसोनिक के लिए तो ये चीज़ सिमिलर है। और टी एस डायग्राम फॉर दिस शोन एज अ पार्ट 1 2 3 दिस कॉल्ड थर्मल चोकिंग। 1 2 3 कहाँ है ये 1 2 3 थर्मल चोकिंग, ये 1 2 and 3। इसकी भी जो बेसिकली सबसे जो ये वाला पॉइंट है ना, सबसे दूर यही वाला पॉइंट हमारे पास ये मैक्सिमम वाला चोकिंग के लिए ही होगा ये। इसमें भी अगर देखो तो चोकिंग यहाँ पर आएगी, कहीं यहाँ पर आएगी चोकिंग। सही है, आगे बता रहे हैं कि टी एस डायग्राम फॉर दिस इज शोन एज पाथ 1 2 3। It is assumed that the receiver pressure is at P3 or below. Reduction of the receiver pressure would not affect the flow condition inside the system. तो प्रेशर को रिड्यूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ अपने टाइम पर ही रिड्यूस होगी। अच्छा, however the addition of the more heat will be change this condition। मगर अब हीट और ऐड करेंगे तो उसके अंदर से इसकी वजह से चेंजिंग होगी। सिर्फ प्रेशर को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हमें हीट को भी चेंज करना पड़ेगा। बी डन बाय इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर को बढ़ा देंगे। इट इज मोर कन्वीनियंट टू indicate द एडिशनल हीट ट्रांसफर एट द ओरिजिनल रेट इन एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ डक्ट। The only way the system can deflect the required additional entropy change is to move a new relay line at a decreased flow rate due to high pressure ratio। 1 2 3 4 1 2 3 4। जब हम हीट ट्रांसफर बढ़ा देंगे तो वो जो है उसकी रेल लाइन ही शिफ्ट हो जाएगी और जाहिर सी बात है फिर वो जो है उसके अंदर फ्लो के अंदर भी चेंजिंग आएगी। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे ये whether or not exit velocity remains sonic depends on how much extra heat is added। तो अब ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगा एंड मार्क वन है ये क्या है, वो जो है बढ़ भी सकता है। Now that once a subsonic flow is thermally choked, the addition of more heat
causes the flow rate to decrease. Just how much it decreases and whether or not the exit remains sonic depends on the pressure at the exit after the exit. मतलब वन से बड़ा नहीं होगा ये यही कहना चाह रहे हैं, वन से बड़ा नहीं होगा थर्मल चोक है, वो जो है हीट ट्रांसफर के अंदर उसमें फर्क आ जाएगा। द पैरेलल ओ सॉरी मास फ्लो रेट के अंदर फर्क करेगा, एडजस्ट करेगा मास फ्लो रेट को इस तरह कि वो मार्क वन ही रहे। The parallel between the choke relay flow does not quite extend into the supersonic regime. दोनों ही सुपरसोनिक regime के अंदर नहीं जाएंगे। इन Fano flow extension in length of the duct in case of supersonic flow results in shock. तो फैनो के अंदर लेंथ ऑफ डक्ट इन केस एक्सटेंशन इन लेंथ ऑफ द डक्ट, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फैनो लाइन की फैनो के अंदर डक्ट को हम लंबा कर देते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो उसमें शॉक क्रिएट हो जाएगा, मगर वो सुपरसोनिक में नहीं जाएगा। दिस डज नॉट हैपेंस इन सुपरसोनिक फ्लो। Therefore, m is equal to 3.t is direct for a given product function is direct. If the normal shock were allowed to be at this point, the Mach number after the shock would be 0.45, which also has TT of 0.6139. इसमें क्या बता रहे हैं कि टी टोटल यानी टी नॉट अपॉन टी नॉट का स्टेरिक जो है वो दो जगह आता है, एक दफ़ा सुपरसोनिक में, एक दफ़ा सबसोनिक में। फॉर अ गिवन टोटल प्रेशर टेम्परेचर एट दिस सेक्शन द वैल्यू ऑफ टी नॉट upon T naught steric is a direct indication of amount of heat that can be added to the choke point. सही बात समझ आई नहीं आई यारी? तो क्या बोल रहा है कि for a given total temperature at this section the value of this is direct indication of amount of heat that can be added to the choke point. जैसे के लिए रेशो है ना टी नॉट अपॉन टी नॉट स्टेरिक का क्रिटिकल का, ये वही बात बता रहा है। Thus, the heat added after the shock is exactly the same as it would be without the shock. तो एक्स्ट्रा हीट ऐड करने की फायदा नहीं होगा, वो शॉक क्रिएट होगा दोबारा वही पहुंच जाएगा। The situation above is not surprising since heat transfer is a function of stagnation temperature and this does not change across a shock. The shock may occur at some location preceding the Rayleigh flow, such as in a converging diverging nozzle, which produce the supersonic flow. ये वही बात है, नॉर्मल शॉक पहले क्रिएट हो जाएगी। अगर हम हीट ट्रांसफर बढ़ा दें और उसको हीट ट्रांसफर बढ़ा दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि शॉक वेव क्रिएट हो जाएगी, मगर टी नॉट अपॉन टी नॉट का स्टेरिक जो है ये सेम ही रहेगा, हीट ट्रांसफर नहीं बढ़ सकेगी। सही है। इन दी एंड कंक्लूजन ये था कि एंड पर मार्क वन ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सुपरसोनिक एंड पर छोटा होते एंड पे मार्क वन रहेगा और सबसोनिक भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क वन ही जा सकता है। पता ही चला कि सबसोनिक सुपरसोनिक में नहीं जा सकता, सुपरसोनिक सबसोनिक में नहीं जा सकता, फ्रिक्शन के केस में भी नहीं जा सकता और ना हीट ट्रांसफर के केस में जा सकता। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा लेंथ बड़ी करेंगे फ्रिक्शन के केस में तो शॉक क्रिएट हो जाएगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हीट ट्रांसफर बढ़ाएंगे हीट ट्रांसफर के केस में तो शॉक क्रिएट हो जाएगा। ये भाई दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।